कभी आपने ये सोचा है कि महंगाई इतनी तेजी से कैसे बढ़ती जा रही है? 2 रुपए का समोसा आज 15 रुपए का हो चुका है। और अब से 5 साल पहले कोई फ्लैगशिप फोन जो कि 20 से 25 हज़ार रुपए में आ जाता था, आज उसी के लिए 50 हज़ार रुपए भी कम लगते हैं। एक साधारण सी बाइक वो भी आज 70 से 80 हज़ार रुपए की आती है। पेट्रोल के प्राइसेस जो काफी नीचे हुआ करते थे वो भी आज आसमान छू रहे हैं। एलपीजी का प्राइस जो 450 हुआ करता था आज वो उछलकर 1100 से भी ऊपर है। और ये सब हुआ है पिछले कुछ सालों में और बहुत ही तेजी के साथ। तो आखिर ऐसा हुआ क्या कि चीजों की कीमत इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है? जब इसके बारे में और हम जानते हैं तो एक शब्द बार बार सामने आता है और वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जितना सुनने में और दिखने में आसान लगता है उतना है नहीं। आप मानोगे नहीं कि 9 अल्फाबेट्स का ये शब्द बड़ी बड़ी कंट्रीज के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। न्यूज में, सोशल मीडिया पे, इलेक्शन कैंपेन्स में और इवन यूएन में हर कोई इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहा है। अगर दुनिया में इतना पैसा है तो लोग फिर भी इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं? और अगर बात सिर्फ पैसे की है तो सरकार और पैसा छाप कर लोगों को क्यों नहीं दे देती? तो ये बात कुछ समझ नहीं आई ना। तो चलिए ब्रेक डाउन करते हैं और धीरे धीरे समझते हैं कि क्या होता है इन्फ्लेशन और इससे एक आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं हूँ विख्यात और अब आइए देखते हैं कि इन्फ्लेशन का क्या सीन है। महीने में थोक महंगाई दर बढ़कर 15 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। दूध, सब्जियों से लेकर पेट्रोल, डीजल तक की कीमतों ने अमेरिका से ब्रिटेन और भारत तक लोग का बजट बिगाड़ा। भारत की अर्थव्यवस्था 4.1% की दर से बढ़ी है और इस पूरे वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 8.7% रही। Venezuela already has the world's highest inflation, and it looks like the economic crisis there is about to get even worse. तो शुरुआत करते हैं कि आखिर इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्वेस्टोपीडिया की डेफिनेशन के अनुसार अगर हम इन्फ्लेशन को समझाने की कोशिश करें तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो आपके पास करेंसी है उससे आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है और जो चीज़ें हैं उनके दाम ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए अब से 5 साल पहले आपके पास एक 100 रुपये का नोट था और उस 100 रुपये के नोट से आप जितनी चीज़ें खरीद सकते थे, क्या आज 5 साल बाद भी आप उतनी ही चीज़ें खरीद सकते हैं? नहीं ना। आज शायद हम उसकी आधी चीज़ें भी नहीं खरीद सकते। इसका मतलब कि जो 100 रुपये के नोट की परचेजिंग पावर थी वो कम हो गई है और जो चीज़ों की कीमत है वो बढ़ गई है। इसी डिफरेंस को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो महंगाई ही इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन को समझने के बाद हम समझते हैं कि आखिर इन्फ्लेशन के रीजंस क्या हैं और ये होता क्यों है। एक अच्छी इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन एक अच्छी चीज़ भी है और एक नुकसानदायक चीज़ भी है। मतलब सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना। इस चीज़ को समझने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन आखिर होता क्यों है। मैं आपको 3 रीजंस बताऊंगा जिनकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। सबसे पहला है डिमांड एंड पुल। डिमांड और पुल, हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक हाल ही में हुआ एग्जाम्पल लेते हैं जो कि है नीट एग्जाम रिजल्ट्स। नीट एग्जाम के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि इस एग्जाम में 67 बच्चों के 720 में से 720 मार्क्स आ गए। अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट और एनटीए ने वो ग्रेस मार्क्स हटाकर और दोबारा एग्जाम लेने का फैसला कर लिया है। अब इस चीज को समझने के लिए हम इस सिचुएशन को पहले जैसा ही रखते हैं। अब मार्क्स तो जैसे कई बच्चों के फुल आ गए, लेकिन अब एम्स की अगर हम बात करें तो एम्स में सीट्स हैं 65, बच्चे जिनके मार्क्स फुल आए हैं वो हैं 67। तो अब इसका मतलब एम्स में नीट एग्जाम के बेस पे जो कट ऑफ होती है वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से बढ़ गई है और इसका सीधा रीजन है जरूरत से ज्यादा मार्क्स। उसमें गुड्स की जो सप्लाई होती है वो कम होती है और जो डिमांड होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी की एक और वजह होती है एम्प्लॉयज़ की बढ़ी हुई सैलरी, जिसकी वजह से लोग किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा पैसे पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। सेकेंड है मनी सप्लाई, एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, a situation where investment and consumption expenditures increase, exerting an upward pressure on prices। इसका मतलब जब आपके पास करेंसी की सप्लाई ज़्यादा हो जाए, यानी कि जैसे आपकी सैलरी अगर बढ़ती है या फिर आपका जो कोई बिजनेस है उसमें आपको प्रॉफिट होता है, तो आप अलग अलग रीजंस ढूंढते हो कि वो जो पैसा आपके पास आया उसको आप खर्च कैसे करोगे। जब एक इकोनॉमिक सिस्टम को बैलेंस करने के लिए हमारी जो सरकार है वो कैश मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है
आप मार्केट में कैश पंप करते हो, उस केस में लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं। लेट्स से लोगों को पैसे खर्च करने हैं, तो उस केस में होगा ये कि जो अब मेरे पास, आप सबके पास बहुत पैसे हो गए खर्च करने के लिए, अब जो सर्विसेज हैं और जो गुड्स हैं, अगर हम उनका प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे तो उनकी शॉर्टेज हो जाएगी और उस केस में डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी। जब ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट होती है तो उस केस में कीमतें बढ़ती हैं और इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और इसी सेम सिचुएशन में और एक टर्म है हाइपर इन्फ्लेशन, उसका भी खतरा एक इकोनॉमी पे आ जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन एक अलग बहुत सीरियस मुद्दा है, उसके बारे में कभी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। जो इन्फ्लेशन का थर्ड रीजन है वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि जब सर्विसेज और सप्लाई की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें एक उछाल आ जाता है, तो चीज़ें लोगों तक पहुंचती तो हैं बट उनकी जो कॉस्ट होती है उसमें भी एक हाइक आ जाता है, यानी कि चीज़ें मार्केट में तो हैं बट उसकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। ऐसे सिचुएशन में लोगों की डिमांड कम हो जाती है और जो कॉस्ट है वो फिर भी हाई रहती है। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने के काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे हाल ही में हुआ रशिया एंड यूक्रेन वॉर, उसकी वजह से क्रूड ऑयल के जो रेट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और क्रूड ऑयल सारी इंडस्ट्रीज की बेसिक नीड्स में से एक है और इस कॉस्ट पुश की वजह से ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, केमिकल, फर्टिलाइजर्स और मेटल इंडस्ट्रीज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ गई और रोजमर्रा की आम चीजों के रेट भी आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गए। और इसके बाद हमें मिला मार्केट में एक बहुत बड़ा उलटफेर, जिसकी वजह से पूरे विश्व ने इन्फ्लेशन की मार झेली। IMF की इस रिपोर्ट को देखिए, इसमें हम साफ देख सकते हैं कि वॉर की वजह से कैसे आम चीज़ों की कीमतों में एक भारी उछाल आया। तो ये कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने रशिया में प्रोडक्शन ऑपरेशन को बंद किया और जिसकी वजह से सप्लाई चेन पर भारी असर आया और इन्फ्लेशन का रेशियो बढ़ गया। इंडिया में अगर हम कॉस्ट पुश की बात करें तो इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है 2020 और 21 में, यानी कि कोविड महामारी के वक्त, जब इंडिया में डिमांड बहुत कम हो गई थी, जिसका रीजन था लॉकडाउन। और सप्लाई चेन में दिक्कतों की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया था, जिसकी वजह से चीज़ों के रेट्स ऊपर पहुंच गए थे और महंगाई बढ़ गई थी। तो इतना जानने के बाद आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या इन्फ्लेशन सही है या इन्फ्लेशन गलत है, क्योंकि जिन सिचुएशंस में इन्फ्लेशन होने की संभावना होती है वो एक देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक अहम हिस्सा है। तो अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन सही है या गलत, तो इसका सीधा सा जवाब है कि इन्फ्लेशन सही है, लेकिन एक हद तक, ना उससे कम और ना ही उससे ज़्यादा। हर देश के रिजर्व बैंक्स अपने देश में एक आइडियल इन्फ्लेशन नंबर को प्रेडिक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके देश में इन्फ्लेशन उसी रेट पर रहे। हमारे हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन का जो सही रेट है वो है 2 से 4% तक। अगर इससे कम हुआ तो डिफ्लेशन और इससे ज़्यादा हुआ तो हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये है फिलिप्स कर्व, जो कि डिफाइन करता है कि इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट कैसे पैरेलल काम करते हैं। फिलिप्स कर्व के अनुसार इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्फ्लेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट का दर उतना ही कम होता है, और वैसे ही जब इन्फ्लेशन के कम होने पे अनएम्प्लॉयमेंट का दर बढ़ जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक फिक्स रेट होता है इन्फ्लेशन का हर कंट्री के लिए, और वही होता है गुड इन्फ्लेशन। और ये गुड इन्फ्लेशन रेट किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक अहम हिस्सा बन जाता है। तो यही तक थी आज की हमारी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। हमारे पॉडकास्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपका भी कोई अपना स्टार्टअप है, आप एक बिजनेस ओनर हैं, तो हम आपके साथ मिलकर एक पॉडकास्ट कर सकते हैं जिसमें हम आपके बारे में बात करेंगे। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक देखते रहिए क्या सीन है।